स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स में फरवरी 2025 में। ध्यान रहे मंथ के जो हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं उसमें प्लेसेस इन न्यूज़ का अलग वीडियो बनाता हूं मैं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इस चैनल पर ही जाकर आप जस्ट इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो प्लेसेस इन न्यूज़ वाला आपको दिख जाएगा। ठीक है भैया, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इस महीने के वो कवर करेंगे। अननेसरी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जो काम की चीज़ें उन पर हम लोग काम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे जो अभी रिसेंटली इवेंट हुआ था अनअकैडमी आरंभ, उसके उपलक्ष्य में यूपीएससी की तैयारी अब सबसे लोवेस्ट प्राइस में आप कर सकते हैं, सिर्फ 22,999 में, जहां पर 15 महीने की तैयारी आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कर सकते हो। मेरे द्वारा ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट आप कंप्लीट पढ़ेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, उससे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड तो तुमको पता ही है, SGYT10 यूज़ करना है। और ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी होने जा रहा है। अगर इस बार जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जीएस पेपर, सीसेट दोनों प्रॉपर एग्जाम जैसे ही होगा, 9 मार्च को होने वाला ही है। तो नीचे इसकी भी लिंक है, इसको भी आप लोग जो है एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर से शुरू करते हैं। अर्थ का जो इनर कोर है, काफ़ी दिनों से चर्चा चली आ रही है। अर्थ के इनर कोर में एक स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। अब देखो, रिसर्च अपनी जगह है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आना अपनी जगह है। तो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। आपने कई बार मुझसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ ली होगी, तो उसको इस बार अच्छे से रिवाइज करके जाना। फिर भी मैं एक बेसिक आपको ओवरव्यू दे दूंगा। हालांकि न्यूज़ क्या कह रही है, न्यूज़ ये कह रही है कि अभी 1991 से लगाकर 2024 तक, 1991 से लगाकर 2024 के बीच में, हिंदी मीडियम के लर्नर्स थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। ये आने वाले समय में इनको मैं आपको जो है हिंदी में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी आप ध्यान से सुने, आपको समझ में आ जाएगा क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। 1991 से 1991 से 2024 में जितने भी भूकंप आते हैं, अंटार्कटिका के जो रीजन में साउथ सैंडविच आइलैंड है, वहाँ पर एक अंटार्कटिका का ये साउथ सैंडविच आइलैंड है, ठीक है। उन क्षेत्रों में जो भूकंप के क्षेत्रों को जब देखा गया रिपीटेटिव अर्थक्वेक, तो वहाँ पर असल में अर्थक्वेक जब आते हैं तो सिस्मिक वेव्स निकलती हैं, और सिस्मिक वेव्स को स्टडी करके ही ये लोग, एक तरह से आप कह सकते हो कि जो है मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अपने आप में भूकंप को स्टडी करके नई रिसर्च वगैरह ये लोग निकाल रहे होते हैं। तो इन्होंने अर्थ के इंटीरियर पे कुछ काम की चीज़ों को देखा। अर्थ के इंटीरियर पे क्या चीज़ें देखने को मिली इनको, तो इस चीज़ को जो है अपने को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये कि अर्थ के इंटीरियर का जो कोर था, जी सर, वो हम ये देखते थे कि कंपेरेटिवली अपने आप में वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड हुआ करता था, सॉलिड हुआ करता था। लेकिन कुछ कुछ नए नए ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं कि वो उतना कंपेरेटिवली हार्ड नहीं, हल्का सा सॉफ्ट है सरफेस के आसपास, थोड़ा सा सॉफ्टर की ओर ये लोग ऑब्जर्वेशन ऐसे अभी किए हैं, ठीक है। फिर जो कोर का बाहरी हिस्सा होता है हमारी पृथ्वी का ना, अब बाहर का हिस्सा जो कोर का, वो लिक्विड मानते हैं हम लोग। तो उनका ये मानना था कि इसके इंट्रैक्शन से थोड़ी बहुत पृथ्वी के रोटेशन पर भी फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद में पहले हम ये मानते थे कि इसका कनेक्शन बाहर की जो लेयर है मेंटल, उससे भी रहता था इनर कोर का, लेकिन वो अभी कुछ ऐसा पता लगा है कि इनर कोर अपने हिसाब में खुद ही अलग जो है स्पिन कर रहा होता है, मतलब अलग ही उसमें कन्वेक्शनल करंट चल रहे होते हैं। ये रिसर्च मैं कह रहा हूँ अभी भी इतनी ज़्यादा उतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन अर्थ का इंटीरियर हमें पता होना चाहिए। तो अर्थ का इंटीरियर में आपको पता ही है कि आउटर कोर हमने लिक्विड माना, इनर कोर रिजिड है, और जो लोअर मेंटल होता है जिसे हम मिजोस्फीयर कहते हैं वो सॉलिड स्थिति में, एस्थेनोस्फीयर सेमी सॉलिड होता है, सिलिकॉन मैग्नीशियम देखने को मिलता है हमें। बाकी लिथोस्फीयर में हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज़्यादा है, ओशन क्रस्ट की थिकनेस कम होती है। लिथोस्फीयर में क्रस्ट और सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल भी शामिल है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है। और ओशन क्रस्ट जो होता है वो सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम का बना रहता है, ये चीज़ भी अपने को पता होनी चाहिए। और कॉन्टिनेंट पे ये ओशियन पे सीमा, कॉन्टिनेंट पे सिलिकॉन एल्यूमिनियम, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको हालांकि मैं काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, तो एक बार बस ओवरव्यू आपको दे रहा था। तो आपको तीन बातें यहाँ पर याद रखनी थी पुराने उसमें, कि जो कोर है वो इतना भी, इनर कोर इतना भी ज़्यादा सॉलिड नहीं है, नए रिसेंट ऑब्जर्वेशन ये कह रहे हैं। और जो आउटर कोर है जो, वो टर्बुलेंस उसमें जनरली आप देखते हो कि कंपेरेटिवली जो है इनर कोर और आउटर कोर के बीच के इंटरेक्शन से हमारे अर्थ के रोटेशन पर भी फ़र्क पड़ सकता है। और ऐसा भी मान सकते हैं ये लोग कि इनर कोर जो है वो खुद ही अपने आप में इंडिपेंडेंटली, मतलब जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि स्पिन करता है, उसका ज़्यादा कनेक्शन मेंटल से नहीं है। ये भी रिसेंट ऑब्जर्वेशंस कह रहे हैं, लेकिन ठीक है। अपने लिए अर्थ का इंटीरियर एक बार एनसीईआरटी की अच्छे से लाइन पड़ जाना यार, है ना, न्यूज़ में था इसलिए। फिर जो सोलर पावर कैपेसिटी को भारत बढ़ा ही रहा है आए दिन, क्योंकि हमने पंचामृत में जो समिट होते हैं पेरिस, मतलब पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो क्लाइमेट चेंज जो बदल रहा है उसके तहत भारत क्या जिम्मेदारी ले रहा है उस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो हमने काफ़ी कमिटमेंट्स किए हुए हैं 2030 तक, और नेट ज़ीरो का भी कमिटमेंट किया हुआ है। तो अभी 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी को अचीव कर चुका है इंडिया, और इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो रिसेंट एक डेटा जो है 100 गीगावाट
इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इस समय भारत 4th पोजीशन पर है इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। तो ये कुछ अपडेटेड न्यूज़ वगैरह के आर्टिकल्स में आपको कंटेंट मिल जाएगा, बट ये थोड़ा सा एक जानकारी के रूप में आप लोग याद रखिएगा। फिर सबसे बड़ा भारत का सोलर सेल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तमिलनाडु में शुरू हुआ है, और तिरुनेलवेली वाले जो क्षेत्र है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। और गंगाईकोंडन जो स्टेट का इंडस्ट्रियल प्रमोशनल कॉरपोरेशन वगैरह रहता है उसके ग्रोथ सेंटर में, तो गंगाईकोंडन वाला रीजन भी याद रखना, और तिरुनेलवेली तमिलनाडु में ये याद रखना। ये टाटा पावर सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा जो है टीपी सोलर उनके द्वारा ये सेटअप किया गया था। इस चीज़ को जो ध्यान रखना, क्या करेगा ये फोटोवोल्टिक सेल्स को जो है बनाएगा, तमिलनाडु को याद रखना। अब क्या होता है कि हमें मालूम है हमारे भारत में राष्ट्रीय उद्यान है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ जो भी चीज़ें हैं उनको संभालने के लिए, ये हमको अच्छे से पता है। लेकिन आपको एक चीज़ ये जो ध्यान रखनी है वो याद रखनी है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अगर आपसे कहूँ तो कंजर्वेशन तो हम एफर्ट लगा ही रहे हैं, सरकार पूरा एफर्ट लगाती है कि भाई नेशनल पार्क बना दें, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दें, टाइगर रिजर्व बना दें, ये कर दें वो कर दें सब। लेकिन एक और व्यवस्था होती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कि मतलब हम नॉर्मल कम्युनिटी रिजर्व मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कोई जंगल है मान लीजिए और वहाँ कोई ट्राइब्स रह रहे हैं, तो वो भी आसपास के जंगलों को सुरक्षित रखती है, ठीक है। या आपने नॉर्मली हमारे आसपास के क्षेत्रों में देखा होगा जन सहयोग से हम फॉरेस्ट को कंजर्व करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो वैसे कॉन्सेप्ट आते थे कम्युनिटी रिजर्व के। तो कम्युनिटी रिजर्व मतलब समझ ही आ रहा है हमें कि एक तरह से ये जो सामुदायिक रिजर्व्स होते हैं उसको लेकर। अब ऐसे ही सैक्रेड ग्रुप्स भी होते हैं। सैक्रेड ग्रुप्स मतलब पवित्र उपवन जो होते हैं, जैसे मान लो कोई मंदिर का क्षेत्र है, कोई पूजनीय स्थान है, वहाँ 15-20 पेड़ पौधे लगे हैं, तो कभी भी जनरली हम नहीं देखते कि वहाँ के पेड़ पौधे किसी ने काट दिए हों। ऑटोमेटिकली हम देखते आ रहे हैं कि उनको हम लोग जो है संभालते आ रहे हैं। तो ऐसे पवित्र उपवन होते हैं, कोई ऐसे रिलीजियस प्लेस भी हो सकते हैं, कुछ मान्यता वाले प्लेस भी हो सकते हैं, उसके आसपास कोई फॉरेस्ट एरिया तो उसको कोई नॉर्मली नहीं छेड़ता है मतलब। तो ऐसे प्लेस को हम सेक्रेड ग्रुप्स कह रहे होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्रेड ग्रुप्स को लेकर काफ़ी न्यूज़ में था। उनका ये कहना था कि सेक्रेड ग्रुप्स को आप फॉरेस्ट बताइए सबसे पहले, क्योंकि यदि फॉरेस्ट बोलोगे तो उसका आप कंजर्वेशन करोगे, क्योंकि आने वाले टाइम पे कोई भरोसा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल इधर उधर डिस्प्लेसमेंट में चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो सेक्रेड ग्रुप्स को फॉरेस्ट बनाइए और कम्युनिटी रिजर्व के तहत उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रखिए, ताकि हम और बेहतर कंजर्वेशन कर दें। इन्होंने कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी जो है बनाई है इसके तहत, और एक तरह से हम कह सकते हैं कंजर्वेशन मैनेजमेंट को और बेहतर लेवल पे। तो सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? ऐसे पैचेस ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट भी हो सकते हैं जो लोकल कम्युनिटीज़ रिलीजियस कल्चरल इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस वगैरह को लेकर ये न्यूज़ में मतलब कंजर्वेशन हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये न्यूज़ में था कि सेक्रेड ग्रुप्स को अब कम्युनिटी रिजर्व भी बनाना चाहिए आपको। इस बहाने आपको कम से कम जो कुछ जैसे मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पे मेघालय के लॉ कहतांग है ना, इधर केरला में कबू है, ये नाम थोड़े से याद रखना कि क्या है ये। तो ये आप आराम से PDF आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको PDF के लिए एक लिंक मिलेगा, वहाँ मैं अपलोड कर दूंगा। लास्ट टाइम भी मैंने कर दी थी। तो अब एक बार ज़रा इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा जस्ट एग्ज़ाम के पहले। तो कल को ऐसे नाम भी आ सकते हैं ना, जैसे मान लो कबू क्या है, ला कैतांग क्या है, ठीक है, उसके बाद में गुम्पा क्या है। तो भाई ये जो है ये अपने आप में एक तरह से सेक्रेड ग्रुप्स हैं। जी हाँ, कोविल काडू हो गया, स्थलावृक्षा हो गया, ये ऐसे नाम थोड़े से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर पोटाश रिजर्व मिला है भैया। पोटाश क्या है? तो अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली आइडेंटिफाई किया है राजस्थान के अलावा भी कि जो है हमें पंजाब में पोटाश मिला है। पोटाश पोटेशियम बेयरिंग मिनरल्स होते हैं बेसिकली, जो फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम बेसिक ज़रूरत होती है किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में, तो उसमें इसका सीधा फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। और जो इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार अगर हम लोग देखें तो पोटाश का यूज़ हम लोग प्लांट की हेल्थ को बेहतर करने में देखते हैं, और इससे क्रॉप की ईल्ड भी बढ़ती है। अब तक जो है राजस्थान में काफ़ी पोटाश रिजर्व हुआ करते थे, और इम्पोर्ट भी थोड़ा सा डिपेंडेंसी थी थोड़ी सी। तो पंजाब अब सेकंड स्टेट हो चुका है रिजर्व के मामले में राजस्थान के बाद। इस चीज़ को जो है थोड़ा ध्यान रखना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा गया है कि पोटाश रिजर्व राजस्थान में जो है उसके अलावा भी हमें पंजाब में भी देखने को मिला है। इससे हमारे इम्पोर्ट रिलायंस थोड़ा सा जो है कम होगा। और पोटाश कहाँ कहाँ मिला है? तो मुक्तसर साहिब, कबर वाला जो रीजन है, और शेरे वाला, रामसरा,
शेरगढ़, दालमेर खेड़ा, ये नाम थोड़ा से याद रखना। ये पोटाश रिजर्व से संबंधित है, पंजाब से संबंधित रहेंगे। ओके। मरीन हीट वेव्स के चलते समस्याएं बढ़ रही हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमें हवा ही गर्म लगी है, पर समुद्र का तापमान भी ऊपर नीचे हो रहा है। अब ये क्लाइमेट क्राइसिस की एक तरह से इसका प्राइमरी रीज़न आप कह सकते हो। जी सर। और क्योंकि ये हीट आसपास की जो है 90% एब्जॉर्ब तो ओशन ही कर लेता है, तो उससे आप देखोगे तापमान बढ़ रहा है। तो इससे आप मतलब आप कह सकते हो कि अपने आप में काफ़ी क्राइसिस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो लगभग लगभग हम लोग देखते हैं कि हज़ारों मछलियाँ जनवरी के महीनों में, आपने देखा होगा कि जो है ऑस्ट्रेलिया के उन क्षेत्रों में कंपेरेटिवली जो है मरी हुई पाई गई। उसका कनेक्शन मरीन हीट वेव से भी देखा गया। तो ऐसा नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लाइमेट चेंज वगैरह के मेंस आंसर राइटिंग वगैरह में भी इनको यूज़ कर सकते हैं एग्जांपल्स के साथ। हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं उसको लेकर भी चर्चा रही है कि लगभग लगभग अरुणाचल प्रदेश तक राज्य ने जो है कुछ कुछ ग्लेशियर्स जो है अपने कम हो गए हैं। मतलब एटलीस्ट आप कह सकते हो कि डिस्टर्ब हो रहे हैं, कम हो गए हैं। और उसका एकमात्र जो कारण है वो टेम्परेचर राइज़ होना है। तो कुछ हम लोग हमें रिवीजन पता होना चाहिए कि जैसे हिस्पार है, बियाफो है, बाल्तोरो ग्लेशियर है, सियाचन है, ये सब इधर हमारे लद्दाख वाले ग्लेशियर है, छोंगोलुंगमा, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, गंगोत्री मिलाम ग्लेशियर वगैरह ये इधर आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद कांगटो बिछोम ग्लेशियर, ये पूछ सकता है वो, तो अरुणाचल प्रदेश के लोकेशन वगैरह को आप लोग जो है याद रख सकते हैं। हालांकि पीडीएफ से आप पढ़ लीजिएगा, इसको आप अपडेट ज़रूर कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भैया, ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। जी सर, ये क्या है? ये कैरेबियन सागर में और उत्तरी ब्राज़ील के शेल्फ में, ये देखो ये कैरेबियन और ये ब्राज़ील के शेल्फ, ये किनारों में, यहाँ पर जो समुद्री क्षेत्र है, जी हाँ, उसको कंजर्व करने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो अपने से पूछ सकता है ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो एक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क है जो मरीन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर बात कर रहा है, जलीय जो भी संसाधन है उसके प्रबंधन को लेकर बात कर रहा है, कैरेबियन क्षेत्र से संबंध रखता है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इंटर गवर्नमेंटल और ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ, ये भी यूनेस्को भी आएगा, कमीशन जो है वो यूनेस्को का ही है, ठीक है। तो यूनेस्को आईओसी सब कमीशन फॉर द कैरेबियन, मतलब एक तो कैरेबियन में याद रखना है, ये यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन के द्वारा ये लागू किया गया। पैसा कहाँ से आएगा? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इसको फंड करेगी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। तो ये चार बातें अच्छे से याद रखना, यूएनडीपी, जीएफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, यूनेस्को आईओसी का जो सब कमीशन है वो इसको कर रहा है, कैरेबियन सागर में है, और हम मरीन रिसोर्स मैनेजमेंट इसका मेन वो है। क्या होगा? कोलैबोरेशन करेंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज, साइंटिफिक रिसर्च, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ पर ध्यान देना, और ये सारी चीज़ें यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, इस जगह की। आगे बढ़ेंगे। फ़िश प्रोडक्शन में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हो गया है भारत। कुछ रीसेंट डेटा ऐसे आए हैं इस महीने, जिसमें आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक राज्य काफ़ी आगे हैं। और मछली पालन के लिए ये चीज़ को आप लोग याद रखें, इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री जो किसान समृद्धि सह योजना, ये उसी का एक सब स्कीम आप कह सकते हो, जिसमें फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस को लेकर एक तरह से स्थिति को बेहतर करना है। ब्लू रेवोल्यूशन है, मरीन फिशरीज पॉलिसीज़ हैं, तो इनका ये कुछ योगदान जिसके कारण ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो ये एक डेटा है जो थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने वार्न किया है कि जो मोरान गंजाल इरिगेशन प्रोजेक्ट है, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कहाँ है? मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के नज़दीक, कि ये टाइगर हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय करेगा इरिगेशन प्रोजेक्ट, और वहाँ के ट्राइबल्स को भी इशू पैदा करेगा। जी सर। तो मोरान गंजाल रिवर अपने से पूछ सकता है, मध्य प्रदेश की हैं ये सब। मध्य 1972 में प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया था, 2017 में अप्रूव किया गया। इसमें होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, खंडवा डिस्ट्रिक्ट के आसपास के क्षेत्र हैं। लेकिन ये काफ़ी अपने आप में चिंताजनक बात है, क्योंकि ये क्षेत्र सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिजर्व के रीजन के आसपास के रीजन में मतलब डिस्टर्ब तो करेगा ये सतपुड़ा के क्षेत्र को। तो ये मोरन गंजाल रिवर मध्य प्रदेश से संबंधित है, याद रखेंगे हम लोग। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने थोड़ा सा टेम्परेचर जो है उत्तरी भारत में चेंज किया है। तो पूरा नॉर्थ इंडिया में तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं? तो दे आर द टेम्परेट साइक्लोन्स, शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंधी चक्रवात होते हैं जो मेडिटेरियन सागर, कैस्पियन सागर से इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट रीजन में आते हैं। लो प्रेशर सिस्टम है,
मतलब साइक्लोनिक फीचर आप कह सकते हो, मावट की वर्षा हम इसे कहते हैं। जी हाँ, लेकिन रात में टेम्परेचर बढ़ भी जाता है क्योंकि क्लाउड वगैरह जब रहता है तो इस चीज़ को भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये बेसिक चीज़ है, ये अभी तक तो आते रहेंगे अभी। फिर एक कीवर्ड आया है बायोडाइवर्सिटी लीक। क्या होता है? ये बहुत अच्छा शब्द है। तो इट रिफर्स टू द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंजर्वेशन पॉलिसीज वेयर द रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्रीकल्चर इन वन रीजन इंक्रीज द डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स फॉर। अब ये क्या है, ये मैं तुमको समझा देता हूँ और फिर तुम पढ़ते रहना, दोनों मीडियम वाले। जैसे मान लो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पे, बायोडाइवर्सिटी कोई एक कंट्री है, बायोडाइवर्सिटी को संभालने के लिए सोचा कि जो है भैया एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना है ना, कि हम पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देंगे। डन। तो इस देश ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी, तो ये तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। तो बोले ठीक है सर, पर अब इस देश को अगर लकड़ी की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से अब ज़रूरत पूर्ति नहीं होगी क्योंकि इसने पेड़ों को काटना बंद कर दिया। तो ये इसने क्या किया, दूसरे देशों से लेना शुरू कर दिया। वाह वाह वाह। तो दूसरों देशों से लेना शुरू कर दिया तो वो दूसरे देश लकड़ी के हवा में बना रहे हैं, वो पेड़ काटेंगे। तो दिस इज़ द लीक बेसिकली, कि आप एक कंजर्वेशन एफर्ट लगाने के चक्कर में कहीं दूसरी चीज़ को बढ़ावा दे देते हो कि लकड़ी, अब हमने हमारे देश में पेड़ काटना बंद कर दिया, अब इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लकड़ी तो बना नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे, तो हमने दूसरे देशों से, अब जहाँ से लोगे वो तो है तो अर्थ प्लानेट हमारे ही ना। तो वही बात कह रहे हो कि आप कंजर्वेशन पॉलिसीज़ ऐसी निकालते हो जहाँ रिस्ट्रिक्शन एग्रीकल्चर वगैरह इन सब चीज़ों पे लगाया। अब मान लो आपने लगा भी दिया तो वहाँ डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आपने कोई चीज़ रिस्ट्रिक्शन लगाया तो डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ेगी, तुम कहीं और से मंगाओ, कहीं और से मंगाओ, तो वहाँ और वो दिक्कतें पड़ेंगी। तो कहीं पर कंजर्वेशन लगाने से, बनाने कंजर्वेशन एफर्ट लगाने से कहीं और नुकसान जब होता है तो इसको हम बायोडाइवर्सिटी लीक कहते हैं। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। इससे और बल्कि डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और बल्कि बढ़ी रहा होता है। आदतों पे हमें ध्यान रखना होगा, इन सब चीज़ों पे। ये कई बार इसके इम्पैक्ट भी देखे जा सकते हैं। ये था करंट अफेयर्स। कमेंट ज़रूर कर देना, कोड मेरा यूज़ कर लेना, नीचे लिंक दी गई है, ये टेस्ट भी एनरोल कर लेना। 9 तारीख को हो रहा है और सबसे लोवेस्ट प्राइस है भैया। अनअकैडमी पर घर बैठे आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। सारे बैचेस, क्रैश कोर्स, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। 15 महीने की तैयारी इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोग पूरी तैयारी करें घर बैठ के। कुछ भी ज़रूरत नहीं है, एक इंटरनेट, एक रूम और बस अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। प्रीलिम्स, मेंस की तैयारी, जीएस, सीसेट, ईच एंड एवरीथिंग, बैचेस, जितनी बार पढ़ना हो, जो पढ़ना हो, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, सब कुछ आपके लिए। ठीक है, चलो लाइक कर देना सेशन, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।